हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए थर्ड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं अराजकतावाद, अनार्किज्म। सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग अव्यवस्था के रूप में होता है, या ये कहें कि जंगल राज के रूप में होता है। जब भी हमारे सामने अराजकता शब्द का प्रयोग किया जाता है तो एक ऐसे संघर्षपूर्ण और अव्यवस्थित माहौल के लिए किया जाता है जहाँ कानून व्यवस्था नहीं होती है, समाज में अशांति होती है, अस्थिरता होती है, तो उसे नाम दिया जाएगा कि यहाँ तो अराजकता है। दूसरे शब्दों में जंगल राज है। जिस तरह जंगल में कोई किसी को मार के खा जाता है, कोई व्यवस्था नहीं होती, बलशाली का हित ही न्याय हो जाता है। तो इसी तरह की जो हालात हैं उनके लिए आम तौर पर अराजकता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम अराजकतावाद की जो विचारधारा है उस पर हम जब बात कर रहे हैं तो उसका जो संबंध उस अराजकता से नहीं है जिसका प्रयोग जो दिन प्रतिदिन की राजनीति में होता है। इस समय बिहार चुनाव चल रहे हैं, बार बार जिस लालू की उस 15 वर्षों की याद दिलाई जाती है कि भाई वो दौर था जब जंगल राज था, कोई किसी का अपहरण कर लेता था, कोई वसूली कर रहा था, घूसखोरी थी, भ्रष्टाचार था। तो इस तरह की जो हालात को जंगल राज कहा जाता है। लेकिन अराजकतावाद की जो विचारधारा पर जब हम बात कर रहे हैं, एक विचारधारा के रूप में जो अराजकतावाद है, उसका इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अराजकतावाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता में बहुत ज़्यादा यकीन करती है, जो एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचती है, वो जो इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है उसके लिए। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में अराजकतावाद ही यकीन करता है। व्यक्तिवादी विचारधारा भी रही है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता में, या उदारवाद जिसे हम कहते हैं, उसी का ही रूप व्यक्तिवाद भी है। तो वहाँ भी स्वतंत्रता पर बहुत बल दिया गया है। लेकिन जो अराजकतावाद है और व्यक्तिवाद है उसका जो बड़ा बेसिक अंतर है कि अराजकतावाद ये मानता है कि राज्य होना ही नहीं चाहिए, यानी कि वो राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानता है। बुराई तो है ही है और एक ऐसी गैर ज़रूरी बुराई है। और व्यक्तिवाद ये मानता है कि राज्य एक बुराई तो है लेकिन उसका होना ज़रूरी है, और वो मानता है कि राज्य को कम से कम शक्तियाँ दी जाएं ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो बनी रहे। व्यक्तिवाद या उदारवाद इस बात में यकीन करता है कि राज्य का अस्तित्व है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पे कहीं ना कहीं अंकुश तो लगाता है, लेकिन इसके बिना भी काम नहीं चल सकता। चाहे वो लोक के चिंतन में हो होब्स के चिंतन में हो। तो यहीं से वो बातें निकल के आई कि एक अराजकतापूर्ण माहौल में जब व्यक्ति की जान माल का संकट हुआ, प्राकृतिक अधिकारों के पालना का संकट हुआ, आत्म संरक्षण का संकट हुआ, तो मनुष्य को राज्य निर्माण की प्रोसेस में आना पड़ा, एक सिविल सोसाइटी में के रूप में खुद को जो ऑर्गेनाइज करना पड़ा। लेकिन अराजकतावाद ये मानता है कि राज्य होना ही नहीं चाहिए। राज्य अपने आप में एक गैर जरूरी संस्था है। वो इसलिए है क्योंकि राज्य शक्ति का प्रतीक है और व्यक्ति है वो स्वतंत्रता का प्रतीक है। और जब आप व्यक्ति राज्य के बंधन में बंध जाता है, राज्य का निर्माण कर लेता है, तो फिर व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रह जाती है। फिर व्यक्ति की स्वतंत्रता का राज्य के द्वारा हनन होता है। अराजकतावाद ये मानता है कि जो ये पुलिस है, सेना है, जेल, ये सब व्यक्ति की जो स्वतंत्रता का दमन करने के लिए बने हैं, और इसलिए अराजकतावाद राज्य को खारिज करता है और एक ऐसे समाज की संकल्पना करता है जहां जो राज्य हो ही नहीं। फिर ये सवाल उठता है कि अराजकतावाद राज्य को इतना गैर ज़रूरी क्यों मानता है, जबकि दुनिया में और विचारधाराएं हैं
वो कहीं ना कहीं राज्य की भूमिका को स्वीकार करती है। हालांकि उसमें मार्क्सवाद भी है, लेकिन मार्क्सवाद और अराजकतावाद के एक बुनियादी फ़र्क है, जिसी वीडियो के अंत में हम उस पर बात करेंगे। तो अराजकतावाद का जो मानव स्वभाव पे है और मानव के बेहतर स्वभाव पर बहुत ज़्यादा यकीन है। अराजकतावादी जो भी विचारक हैं, जॉर्ज सोरेल रहे हैं, प्रोंदो रहे हैं, इनका ये मानना है कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है और एक नैतिक उसका व्यक्तित्व है। विवेकशील प्राणी है इसलिए वो अपना भला बुरा जानता है और अपने तर्क से वो ये जानता है कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, कैसे उसे रहना चाहिए। तो मानवीय विवेक में अराजकतावाद का बहुत गहरा रिश्ता है। चूँकि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, इसलिए उसे अपने जीवन को मनचाहा रूप देने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। उसे कोई टोका टाकी नहीं होनी चाहिए, कोई ये ना बताए कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। हर तरह की आज़ादी उसे हर हाल में मिलनी चाहिए। इसलिए अराजकतावाद है वो राज्य को गैर जरूरी मानता है। अब जैसे एक दूसरी बात यह है कि अराजकतावाद आर्थिक समानता में या जो समानता के विचार में भी बहुत यकीन करता है। वो ये मानता है कि जब सभी मनुष्य विवेकशील हैं, सभी मनुष्य समान हैं, क्योंकि सभी में समान विवेक है और समाज में बराबर की उनकी हैसियत है, कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता, करेगा भी नहीं। क्योंकि जब व्यक्ति का विवेक उसे ये कहता है कि उसका खुद का शोषण नहीं होना चाहिए, तो वो दूसरे का शोषण क्यों करेगा? यही तो विवेकशीलता है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि मनुष्य विवेकशील है, इसलिए वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो वो खुद के लिए पसंद नहीं करता। हर मनुष्य आज वो खुद की आज़ादी चाहता है, खुद एक गरिमा में जीवन चाहता है, तो वो ये बात औरों के लिए भी लागू करेगा। तो अराजकतावाद दुनिया में जितनी भी विचारधाराएं हुई हैं, उन चुनिंदा विचारधाराओं में शुमार है जो इस बात में यकीन करता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की समानता में समन्वय स्थापित करता है। आमतौर पर ये आरोप रहा है या एक तरह के एलिगेशन लगते रहे हैं कि जहाँ उदारवाद या व्यक्तिवाद है, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन तो कर जाते हैं, लेकिन समानता के साथ समझौता कर देते हैं। उसी तरह का आरोप वो मार्क्सवाद या जो समाजवाद की ओर अलग अलग जो विचारधाराएं रही हैं, उन पर भी आरोप लगता रहा है कि वहाँ समानता पर इतना अधिक बल दिया जाता है कि स्वतंत्रता कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। लेकिन अराजकतावाद एक ऐसी विचारधारा है जो स्वतंत्रता और समानता दोनों को साथ लेकर चलती है। तो इस मायने में ये अपने आप में विशिष्ट है। तो अराजकतावाद निजी संपत्ति में यकीन नहीं करता है। प्रोंदो का एक कथन भी है कि सभी प्रकार की संपत्ति चोरी है। अब ये अलग बात हो सकती है कि वो किस बेसिस पे से चोरी कह रहे हैं, लेकिन वो मानते हैं कि आप संपत्ति क्यों जुटा रहे हैं। अगर आप संपत्ति का अधिकाधिक संग्रहण करेंगे और गैर ज़रूरी संग्रहण करेंगे तो फिर आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपका विवेक आपको उतनी ही संपत्ति संग्रहण की इजाज़त देगा जितनी आपके अस्तित्व के लिए ज़रूरी है। अगर संपत्ति का, निजी संपत्ति का जब संग्रहण शुरू होगा, तब दिक्कतें इस रूप में आएंगी कि कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनके पास उतनी भी संपत्ति या संसाधन नहीं रह जाएंगे जो उनके अस्तित्व के लिए ज़रूरी हैं, और फिर तो समाज में आर्थिक असमानता आ जाएगी। और जब आर्थिक असमानता आ जाएगी तो फिर कुछ लोगों की स्वतंत्रता भी सीमित हो जाएगी, क्योंकि स्वतंत्रता केवल मनचाहा रूप देने की इजाज़त ही नहीं है। मनचाहा रूप तो तब आप अपने जीवन को दे पाएंगे जब उसको देने के लिए आपके पास संसाधन होंगे, ठोस आधार होगा। आपका मन तो करता है कि आप समुद्र में घूम आएँ, या आप हिमालय हिल स्टेशन पे चले जाएं, या किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में आप भोजन करें। तो आप ऐसा तभी तो कर पाएंगे जब आपके पास संसाधन यानी कि पैसा होगा। और इसलिए जो निजी संपत्ति है उसका उन्मूलन अराजकतावाद है वो प्रमुखता से करता है। वो कहता है कि जब ये निजी संपत्ति नहीं रहेगी, सभी मनुष्य विवेकशीलता से अपने जीवन का संचालन करेंगे, तब राज्य की ज़रूरत ही नहीं होगी और एक बेहतर समाज होगा जो आपस में मिलके लोग रहेंगे। तो ये अराजकतावाद का एक बेसिक विचार है। हालांकि ये अलग बात है कि अराजकतावाद का विचार दुनिया में कहीं प्रभावी नहीं हुआ। आंदोलन जरूर हुए, क्योंकि एक ऐसी स्थिति की कल्पना ही नहीं की गई
या की जा सकती हो जहाँ कानून व्यवस्था ना हो, जहाँ कोई राज्य ही ना हो, क्योंकि मनुष्य की विवेकशीलता में यकीन किया गया है। लेकिन मानव के केवल आदर्श पक्ष को ही हम ध्यान में नहीं रख सकते हैं। मनुष्य का एक नकारात्मक पक्ष भी होता है, जब वो हिंसक हो जाता है, वो संपत्ति का प्रेमी हो जाता है, वो स्वार्थी हो जाता है। तो ये नकारात्मक पहलू भी हैं मानव स्वभाव के, आप उनको भी तो ध्यान में रखना होता है। अगर मनुष्य शुरुआत से ही सब अपने विवेक से ही चलता, किसी तरह के लोभ लालच या शक्ति संग्रहण की जो लालसा है वो उसके जीवन में नहीं आती, व्यवहार में नहीं आती, तब तो फिर समाज और इन सब का निर्माण करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ये हकीकत है। तो कहीं ना कहीं जो अराजकतावाद है वो एक ख्वाबों की दुनिया में जीता है, और ख्वाब हैं उनको ज़मीन पर उतारना आसान नहीं होता है। तो यही वजह है कि अराजकतावाद का जो विचार है वो दुनिया में कहीं भी अस्तित्व में नहीं आया। अब हमें बात करें, क्या कार्ल मार्क्स भी अराजकतावादी थे? क्योंकि कार्ल मार्क्स ने भी राज्य की भूमिका को स्वीकार नहीं किया है। वो भी एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहाँ राज्य हो ही नहीं, निजी संपत्ति के उन्मूलन की भी बात करते हैं कार्ल मार्क्स से। लेकिन ये भी एक बात है कि कार्ल मार्क्स को कभी भी अराजकतावादी विचारकों की श्रेणी में नहीं गिना जाता है। जब भी अराजकतावादी विचारकों के नाम आएंगे उनमें कार्ल मार्क्स का नाम कहीं नहीं होगा। तब ये बात आती है कि आखिर मार्क्स अराजकतावादी क्यों नहीं है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बेसिक बात है कि कार्ल मार्क्स व्यक्ति की स्वतंत्रता में यकीन नहीं करते हैं। उनका जो विमर्श का या जो अध्ययन का जो मुख्य विषय है वो समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना है, आर्थिक विषमता का उन्मूलन करना है, व्यक्ति के जीवन से अलगाव को दूर करना है। लेकिन अराजकतावाद के जो मुख्य उद्देश्य है या उसका जो केंद्रीय चिंतन का विषय है, चिंतन का जो केंद्रीय विषय है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो यहाँ दोनों में एक बड़ा अंतर आ जाता है। दूसरा, अराजकतावाद किसी भी स्थिति में राज्य की भूमिका को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन मार्क्सवाद पूंजीवाद के उन्मूलन के बाद एक संक्रमण काल के लिए, यानी कि ट्रांजिशन पीरियड के लिए स्टेट की भूमिका को स्वीकार करते हैं, जिसे वो सर्वाहारा वर्ग का अधिनायकवाद कहते हैं, जिसे वो वहाँ राज्य होता है जो पूंजीवाद के अवशेषों का उन्मूलन करेगा। और उसके बाद फिर सने सने राज्य का अंत हो जाता है और एक राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज का निर्माण हो जाता है। ये भी एक अलग बात है कि मार्क्स का ये जो विचार है और उसका जो अंतिम उद्देश्य है, अंतिम लक्ष्य है इतिहास के विकास क्रम का, कि एक ऐसा समाज जिसमें न राज्य होगा, न सरकार होगी, न वर्ग होगा। लेकिन ऐसा जो मॉडल है वो दुनिया में कभी आ नहीं पाया। स्टेट हर जगह रहा है, जहाँ भी साम्यवादी क्रांति हुई है तो वहाँ राज्य रहा है, चाहे वो रशिया में हो, चाहे वो क्यूबा में हो, चाहे वो चाइना में हो, या दुनिया के और जो देश किसी दौर में साम्यवादी रहे हैं। तो वहाँ कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई कि वहाँ राज्य ही गायब हो गया हो। तो यहाँ तो मार्क्सवाद भी अपने पूर्ण रूप में कभी अस्तित्व में नहीं आ पाया और न ही अराजकतावादी आ पाया है। तो ये एक बेसिक जो विचार था अराजकतावाद को लेकर, और इस पे और ज़्यादा डिटेल में हम बात करेंगे क्लासरूम में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।